जय हिंद दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आप सभी विद्यार्थियों को 15 फरवरी के दिन जो आपका साइंस का पेपर होने वाला है, उस दिन जो जो भी प्रश्न आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे, सारा का सारा क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और एक एक प्रश्न को रट जाना, ताकि आप लोग 15 फरवरी के दिन एकदम पूरा 100 में 100 पेपर बनाकर एग्जामिनेशन हॉल से बाहर लौटे। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना और सारे विषय का ऐसे ही क्वेश्चन लेने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और उससे पहले मैं आप सभी को दिल से हैप्पी न्यू ईयर की आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं, और आप सब लोग भी मेरे को हैप्पी न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोग कमेंट करके ज़रूर देना। जो लोग कमेंट में नहीं लिखेगा हैप्पी न्यू ईयर, उसका ये अगला साल बहुत ही बुरा जाएगा। तो आप लोग सोच लेना, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बोलना हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, सब लोग हैप्पी न्यू ईयर कमेंट सेक्शन में लिखना। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला नंबर आपका क्वेश्चन है, जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण, यानी कि उसको हम लोग अल्फा कण भी बोल सकते हैं, किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर, अधोमुखी या फिर ऊपरमुखी? तो यहाँ पर पहला का आंसर होगा ऑप्शन में दक्षिण की ओर। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, इसलिए आप इसे एकदम याद कर लीजिए। थोड़ा लंबा है लेकिन आप याद कर लेंगे, दिमाग को बैठा लेंगे। दक्षिण की ओर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, आप लोग याद करते हो ना ऐसे में, तो आप लोग याद कर लेना दक्षिण की ओर। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह, देखिए हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा, क्योंकि 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिव करंट, प्रत्यावर्ती धारा का मतलब वो एसी यानी कि अल्टरनेटिव करंट। घर में तो डायरेक्ट करंट जाएगा नहीं, इसलिए हम 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा रखते हैं। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम और जल तापक का उपयोग किस दिन में नहीं कर सकते हैं? तो बादले वाले दिन में नहीं कर सकते हैं। बादले वाले दिन में क्या होता है ना, धूप नहीं आती है, तो यानी कि बादले वाले दिन में हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा 3 का बी नंबर। चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? व्युत्पन्न नहीं है कह रहा है नहीं बल्कि नहीं कह रहा है। तो 4 का आंसर होगा बी नंबर, पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा जो है ना वो सौर ऊर्जा स्रोत के व्युत्पन्न नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर आपका बी नंबर वाला हो जाएगा। अब देखिए 5 नंबर ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। 5, 6, 7 ये तीनों बायोलॉजी का क्वेश्चन। स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? आप ही बताइए, स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो यहाँ पर 5 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा द्वार कोशिकाएं। ठीक है, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट को अच्छे से पता होगा कि द्वार कोशिकाएं क्या होती है। 6 नंबर क्वेश्चन है, या फिर बायोलॉजी से जो स्टूडेंट 12th में लेना चाहते हैं, बहुत लोगों का होता है कि मैं बायोलॉजी से पढ़ूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, निम्न में कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? तो आप लोग इसका आंसर बता सकते हो। नेफ्रॉन का नाम आप लोग सुना ही होगा, नेफ्रॉन जो वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका भी आंसर होगा आपका बी नंबर। ठीक है, 6 का आंसर क्या होगा? बी नंबर। 5 का आंसर था ए नंबर। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में कौन है? मानव का जो प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है ब्रिक, क्या होता है? ब्रिक। वेरी गुड, आंसर होगा ए नंबर, ब्रिक। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एंड्रोजन क्या है? तो आप लोगों को मैं जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया था कि हार्मोन क्या है, तो वहाँ पर मैंने बताया था नर लिंग हार्मोन होता है। देखिए इस हार्मोनों में क्या होता है? नर लिंग हार्मोन होता है। एंड्रोजन क्या होता है? एक नर लिंग हार्मोन होता है ना। ठीक है, अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण है। सबसे पहले आपको देखना कि सीधा का मतलब क्या हुआ? वो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। तो काल्पनिक प्रतिबिंब किस में बनता है? आप ही लोग बताइए कि काल्पनिक प्रतिबिंब किस में बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब तो समतल में भी बनता है और उत्तल में भी बनता है। तो यहाँ पर आप तो लोग देख सकते हैं डी नंबर में दिया है, या तो समतल अथवा उत्तल, यानी कि दोनों
दोनों आपका आंसर होगा। समतल भी होगा, उत्तल भी होगा। समतल में तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, हमेशा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और उत्तल में भी आपका काल्पनिक प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है। ठीक है, इसलिए आपका दोनों आंसर सही होगा। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में कौन होता है। जब आप लोग बाइक वगैरह चलाते हैं तो आपके कार के बाइक या फिर 4 व्हीलर चलाते हैं तो आपके मतलब कि जो कार का अग्रदीप होता है वो किस दर्पण का होता है, यानी कि साइड लेने के लिए हम लोग किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण उसमें लगा रहता है। कौन दर्पण, नहीं अवतल दर्पण है कार के अग्रदीप में। हाँ, अग्रदीप में क्या लगा रहता है, अवतल दर्पण लगा रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पर वायु, बर्फ, कांच, हीरा दिया है, तो सबसे ज़्यादा इन चारों में से सबसे ज़्यादा हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक हीरा का ही होता है 2.42। ठीक है, अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद रखना है। अभिसारी हम लोग उत्तल लेंस को ही कह सकते हैं, उत्तल लेंस को ही हम लोग अभिसारी लेंस कह सकते हैं, बाकी किसी को नहीं। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस को ही हम लोग अभिसारी लेंस कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं। तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं। तो 13 का करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, परमाणु संख्याओं के, परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर। आंसर क्या होगा, आंसर होगा बी नंबर करेक्ट आंसर। परमाणु द्रव्यमान नहीं होगा बल्कि परमाणु संख्याओं के आवर्त फलन होते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अच्छे से पहले सोचिएगा और समझिएगा, पहले सुन लीजिए क्वेश्चन मैं क्या कर रहा हूँ, उसके बाद से आप इसका आंसर दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी की 36 कतारें निम्नलिखित में क्या कहलाती है। यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो 36 कतार होती है जिसकी संख्या 7 होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो 36 कतारों की संख्या तो 7 होती है, वो तो हम लोग को पता है, लेकिन उसको बोलते क्या है, आवर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं। और जो समूह होता है जिसको हम लोग वर्ग भी बोलते हैं वो 18 होता है, तो वर्ग कहेगा तो समूह हो जाएगा, समूह को हम लोग वर्ग भी कहते हैं ना, तो इसलिए इसका आंसर होगा आवर्त। 36 कतारों की संख्या 7 होती है जिसको हम लोग आवर्त के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है। कौन सी विधि सबसे ज़्यादा मतलब कि उपयुक्त है। ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, इनमें से सभी। तो आप लोग अक्सर देखते हैं आप तीनों का इस्तेमाल करते हैं। तीनों का इस्तेमाल करने का मतलब क्या हुआ, आप बता सकते हैं। तीनों का इस्तेमाल आप लोग करते हैं, मतलब क्वेश्चन पहले एक बार फिर से पढ़िए तो कोई गलती क्वेश्चन नहीं ना कह रहा है। लोहे को फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्न में कौन सी विधि उपयुक्त है। ग्रीस लगाकर या फिर पेंट चढ़ाकर, तो यहाँ पर देखा जाए तो ये सभी तो हो सकता है ना, पेंट भी लगाकर, जिंक की परत भी चढ़ाकर, सभी का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इजी है। 16 नंबर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, काफ़ी नहीं बल्कि हद से ज़्यादा इजी है। क्वेश्चन का रहा 16 नंबर, निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। यानी कि किस धातु को हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं। तो सोडियम, जैसे सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सभी धातु काफ़ी मुलायम होते हैं, इन सभी को हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। यानी कि निम्नलिखित में कौन गैस चूने का पानी को दूधिया कर देता है। Cl2, SO2, CO2 या फिर O2। CO2 को हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, जो अक्सर इसका आंसर वही होगा। ठीक है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ही होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए जो भी लड़का नए आए होंगे हमारे चैनल पर, तो चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप सभी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हूँ, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर जुड़िएगा। अगर जुड़ जाइएगा तो आपको मैं PDF वगैरह देता रहूँगा, और साथ में आप सभी का हेल्प भी करूँगा। एग्जाम में अच्छे नंबर आपका आएगा, मैं आपको हेल्प करूँगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका
18 नंबर क्वेश्चन है, टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? ये तो आपको याद होगा ना। टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, चिट्टी के डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। ये तो सब आप लोग बहुत पहले से याद किए हो, बताना ना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, जिप्सन का रासायनिक सूत्र। जिप्सन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? अक्सर आप बता सकते हैं जिप्सन का रासायनिक सूत्र। सभी विद्यार्थी बताइए तो जिप्सन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिप्सन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो देखिए जी, जिप्सन का रासायनिक, ये ऑप्शन में जो ए में दिया ना, कैल्शियम सल्फेट अर्थ हाइड्रेट इनके CaSO4 × 1/2 H2O, ये आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणुसूत्र कहलाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर बी को गौर से देखिएगा, जिसमें दिया कैल्शियम सल्फेट × 2 हाइड्रेट। 2 हाइड्रेट जिसको हम लोग डाईहाइड्रेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो वही आपका जिप्सन का रासायनिक सूत्र हो जाएगा, जो इसी का अभिक्रिया के दौरान ये प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर क्वेश्चन आपको पढ़ने में लगेगा भारी है, डिफिकल्ट है, नहीं बन पाएगा, लेकिन अगर आप उससे अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे तो आपको ज़रूर पता चल जाएगा इसका आंसर सही में इसका आंसर क्या होगा। कारक जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में कौन सी गैस निकलती है? तो देखिए जिंक और Zn हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होगा? H2SO4 हो गया। तो यहाँ से आप लोग क्या समझ सकते हैं? O2 भी बाहर निकल सकता है, CO2 भी, H2 भी बाहर निकल सकता है, लेकिन N2 नहीं निकल सकता। तो N2 को आप पहले ही छाड़ दीजिए, क्योंकि इसका आंसर डी नंबर कभी होगा ही नहीं। तो बी का आंसर क्या होगा? 20 का आंसर होगा सी नंबर। क्या होगा? यहाँ पर दो आपका बन जाएगा, जिंक सल्फेट का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका जिंक सल्फेट का निर्माण हो जाएगा और बाहर में आपका निकलेगा H2 गैस। तो H2 गैस बस आप लोग टिक लगा दीजिए। ये सी नंबर में जो दिया उसको आप लोग गौर से टिक लगा दीजिए, कोई गलती नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है, जो आपको डी नंबर में दिया होगा। ओम मीटर, ओम को ऐसे और मीटर को ऐसे सूचित कर सकते हैं, ये भी आपका सही होगा, ठीक है। ओम मीटर, तो आंसर आपका डी नंबर वाला होगा। जो बीच में आपको माइनस का चिन्ह दिख रहा है, वो माइनस का चिन्ह योजक का प्रयोग किया गया, जिसमें हम लोग उसे मल्टीप्लाई के रूप में देख सकते हैं, ओम मीटर, ठीक है। ओम इंटू मीटर, ठीक है, उसको माइनस मत समझ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट में दिया था, बहुत लोगों ने गलती टिक लगाया था। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है? कौन होता है? तो चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, आप लोग याद रखना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? फैराडे, ऑस्टेड, एम्पियर या फिर बोर? तो 23 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक ने किया था। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक ने किया था। आंसर आपका होगा बी नंबर। क्या होगा जी? आंसर होगा बी नंबर। अब यहाँ पर देखिए 24 नंबर प्रश्न कर रहा है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। आपको मैं एक बार नहीं बल्कि कई बार बताऊं कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। तो ना ही ऑप्शन ए होगा ना ही ऑप्शन बी होगा। अब हम लोग ऑप्शन सी पर चलते हैं। तो सी नंबर बिल्कुल होगा, क्योंकि विद्युत ऊर्जा को ये भी नहीं होगा, सी नंबर भी नहीं होगा तो आपका डी नंबर वाला होगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत मोटर का काम क्या है? वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है। तो आंसर आपका डी नंबर वाला हो जाएगा। अब देखिए ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? मुंह के द्वारा, जीभ के द्वारा, स्पर्शक के द्वारा, फिर कुटपात के द्वारा? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कुटपात के द्वारा। आंसर होगा सी नंबर, अमीबा अपना भोजन कुटपात के द्वारा ही पकड़ता है। जबकि 26 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो आपका आंसर होगा सी नंबर, लाइपेज, ठीक है। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो लाइपेज। आंसर होगा सी नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो 27 का करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, वायुवेग श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। आंसर आपका डी ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है।
अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका है 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मछली का श्वसनांग है। मछली का श्वसनांग क्या होता है? गिल्फ, गिल्फ फेफड़ा त्वचा ट्रेकिया। तो आप लोग समझ सकते हो कि मछली कैसे सांस लेती है। मछली कैसे सांस लेती है? गिल्स के द्वारा। आंसर होगा बी नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में क्या कहा जाता है? तो संचरण इनमें से कोई तो होगा नहीं, औपचयन या उपचयन में से दोनों में से कोई हो जाएगा। तो जहाँ तक मेरे को लगता है कि इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन में उपचयन होता है। क्या होता है? उपचयन। अब बताइए अम्ल का पीएच मान क्या होता है? अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, जो आपको ऑप्शन नंबर ए नंबर में मिल जाएगा, क्योंकि अम्लीय विलयन का पीएच मान कभी भी 7 से कम होता है। 7 से कम का मतलब ये नहीं होगा कि 7 भी हो जाएगा, 7 नहीं होगा, 7 से कम कह रहा है, यानी कि 7 से कम कह रहा है, यानी कि 7 से कम, यानी कि 6, 5, 4, 3, 2 ये सब होगा। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है धोने का सोडा का आणविक सूत्र। अब बताइए धोने का सोडा का आणविक सूत्र क्या आता है? आप लोग पढ़े हैं? नहीं पढ़े कोई बात नहीं है। धोने का सोडा का मतलब वो धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र। धोबिया सोडा भी कह सकते हैं या फिर धोने का सोडा भी कह सकते हैं। तो धोने का सोडा का आणविक सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, Na2CO3 × 10H2O, जिसको हम लोग पढ़ते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। 10 को डेका और H2O को हाइड्रेट पढ़ते हैं। ठीक है, यही लिखिएगा। कभी कभी पूछ देता है कि धोने का सोडा का प्रचलित नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 32 नंबर। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल है। आप ही बताइए, जब कोई मधुमक्खी आपको काट देती है, डंक मार देती है, तो आपको बहुत जलन होने लगती है, खुजली होने लगती है। उस स्थान पर जहाँ पर डंक मारती है मधुमक्खी, आप खुजलाने लगते हैं, यानी कि वहाँ पर आपको मतलब कि दर्द जैसा महसूस होने लगता है, लाल हो जाता है, फूल जाता है। ठीक है, तो वो किस अम्ल के कारण होता है? तो वहाँ पर आपका कौन सा अम्ल पाएगा? मिथेनोइक या फिर इथेनोइक अम्ल? ये आप लोग डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा। उसमें मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। कोई भी अगर डंक मारेगा, चिट्टी के डंक, मधुमक्खी के डंक, कोई भी डंक होगा, यहाँ पर मधुमक्खी की जगह पर अगर चिट्टी का भी डंक दे तो आप लोग मिथेनोइक अम्ल टिक लगाना। ठीक है, क्योंकि जो भी डंक मारेगा उसमें मिथेनोइक अम्ल प्राप्त होगा। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है? उभयलिंगी केंचुआ होता है। केंचुआ क्या है? एक उभयलिंगी है। क्या है? केंचुआ। ऑप्शन नंबर ए होगा। अब देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था? तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए एक साधारण मटर के पौधे को चुना था। अब बताइए, कभी पूछ देगा कि मेंडल ने मटर के पौधे को ही क्यों चुना, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? तो आपका तो जवाब होगा कि मेरे को पता ही नहीं है, लेकिन आप लोग बता सकते हो, क्योंकि मटर का आप लोग अगर पूछेगा, मतलब भाई ने पूछ दिया कि मेंडल अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को ही क्यों चुना, कारण बताए, तो आप लोग बता सकते हैं कि मटर का पौधा, मटर जो होता है वो गोल होता है, उसका बीज गोल होता है। मटर का पौधा जो होता है वो दिखने में काफ़ी सुंदरता जैसा दिखता है। मटर का पौधा ज़्यादा स्थान नहीं छेकता है और उसका फूल बहुत ही अच्छा दिखता है। ऐसा आप लोग बता सकते हो। यही तो अपनी भाषा में लिखना है, क्योंकि ऑलरेडी आपके बोर्ड ने ऐलान कर दिया कि बच्चे अपने ही शब्दों में लिखे, जो पढ़ा है गलत या सही वही लिखे, उसी का नंबर दिया जाएगा। हूबहू किताबी भाषा रटकर छापेगा, उसका पूरा नंबर काट दिया जाएगा। ऑलरेडी एग्जामिनर मतलब कि यही देखता है और बोर्ड का भी यही आदेश में मिला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक अवशेषी अंग है? निम्न में कौन एक अवशेषी अंग है? तो 35 का आंसर होगा डी नंबर, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स नामक एक बीमारी भी होती है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन 36 नंबर। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? आंसर होगा ए नंबर, वन संरक्षण से। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? निम्नलिखित में कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? तो एल्युमिनियम, जिंक, Fe और मैग्नीशियम, यानी कि लोहा, मैग्नीशियम, जिंक और एल्युमिनियम दिया है। तो आप लोग 37 का आंसर चूज कर सकते हो। क्या होगा? जिंक सबसे कम अभिक्रियाशील होता है इन सभी में से। ठीक है, अब पूछा है अगला क्वेश्चन, कार्बन की परमाणु संख्या। गजब का क्वेश्चन पूछा है। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है। ये तो हर कोई बता सकता है
कि कार्बन की जो परमाणु संख्या होती है वो 6 होती है, कार्बन को C से संकेत करते हैं, कार्बन एक और धातु है, ये भी पूछता है एग्जाम में। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 39 नंबर प्रश्न कह रहा है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच त्रिअबंध होते हैं वे कहलाते हैं। देखिए ऑलरेडी क्वेश्चन कह दिया कि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, लेकिन वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा तो वो क्या कहलाएगा? एल्केन तो कभी कहलाएगा नहीं, एल्कीन में नहीं कहलाएगा, एल्काइन कहलाएगा, जिसमें एल्काइन का सूत्र क्या होता है? CnH2n-2 होता है, ये आपका एल्काइन का सूत्र होता है और इसी सूत्र के तहत ये ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? बी नंबर आपका होगा। इतना तो समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन, एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र। एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र ऑप्शन नंबर ए वाला होगा सिंगल बॉन्ड OH। सिंगल बॉन्ड OH क्या होगा? एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन m होता है? निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन m होता है? तो यहाँ पर आपका 41 का आंसर मैंने आपको बता देना, V/U होता है, V/U होता है, और लेंस का आवर्धन m बराबर V/U होता है। तो 41 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? नेत्र का रंगीन भाग कौन होता है? आपको पता है? नहीं पता है? आंसर सी नंबर पर टिक लगा दो, परितारिका। ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश का किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है? वर्ण का मतलब हुआ रंग। ठीक है, तो वायुमंडल में किसका तरंगदैर्घ्य, किसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? किस रंग का? तो आप लोगों को मैं बताया था जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा उसका प्रकीर्णन अधिक होगा। तो नीला का प्रकीर्णन कम होता है, इसलिए इसका क्या होगा? प्रकीर्णन अधिक होगा, जिसके कारण हमको आकाश नीला दिखाई देता है। यही कारण है कि आकाश हमको नीला भी दिखाई देता है। तो आप लोग यहाँ से भी ये भी समझ सकते हो। ठीक है। अब देखिए 44 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमेशा वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? किसके कारण? तो ऑप्शन है आपका ए नंबर में परिवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकीर्णन, वायुमंडलीय अपवर्तन एवं प्रकीर्णन दोनों। तो यहाँ पर आपका 44 यानी कि आंसर होगा बी नंबर, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक है। अब देखिए 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंगा यानी कि ग्वाइटर अथवा घेंगा नामक बीमारी पनपती है आयोडीन की कमी से। तो एक ही दिया है घेंगा, ग्वाइटर नहीं दिया तो हम लोग टिक लगा देंगे घेंगा पर, कोई गलती नहीं करेगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? प्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कौन सा है? तो इंसुलिन है। आंसर होगा सी नंबर इंसुलिन। क्या होगा? सी नंबर होगा इंसुलिन। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन है, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो 47 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विखंडन। क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी होता है विखंडन। 48 नंबर क्वेश्चन है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? अगर आप इसका आंसर बता दिए कमेंट सेक्शन में तो आपका नया साल का जो आपका नया साल आया है वो आपका बहुत ही बेहतरीन जाएगा। और मैं पूरा गारंटी देता हूं कि आप बोर्ड परीक्षा 2023 में 450 प्लस नंबर लाएंगे। ये मेरा विश्वास नहीं है, कॉन्फिडेंस है, क्योंकि आप लोगों का तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त है। जिस भी बच्चे को किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत होगी या फिर होती होगी तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, संदेश दीजिएगा, तब ना हम आपको देखेंगे कि आपको किस विषय में कमजोरी महसूस हो रही है। तो ज़रूर कमेंट करके आप लोग हमको बताइएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।